हेलो साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो यहाँ पर यह क्लास जो है उन साथियों के लिए जो डीलेड कर रहे हैं, खासकर उनके लिए जो डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, उनके लिए यह जो है बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगी। इसके पहले हमने फिजिक्स साइंस के अंतर्गत फिजिक्स का पूरा जो है मैराथन डाल दिया हुआ है एक वीडियो में, और अब इसमें केमिस्ट्री का वीडियो पूरा मैराथन करेंगे। इसके बाद में बायोलॉजी का और पूरी साइंस कवर अप करा देंगे। बाकी अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, लाइक बीपीएससी, लाइक सीटेट टेट और एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी, तो उसमें ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे, टॉपिक है पदार्थ के गुण। क्या है? पदार्थ के गुण। तो पदार्थ में सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वाद। तो स्वाद क्या होता है? हाँ, सभी पदार्थों का अलग अलग स्वाद होता है। जैसे कि कोई नमकीन होता है, जैसे नमक क्या होता है? नमकीन होता है। चीनी मीठी होती है। इसी प्रकार अवस्था में देखेंगे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं प्राय पाई जाती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव और गैस। आप सभी लोग जानते होंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे गंध के बारे में। स्मेल। पदार्थों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है जिससे इसे पहचाना जा सकता है। अलग अलग गंध होती है सबकी, जैसे कि हम लोग दूर से ही बता देते हैं कि ये तेल की गंध है, ये गुलाब की खुशबू है, ये अलग है ना, महक है, मतलब सिरके की महक है। इस तरीके से घनत्व यानी डेंसिटी यहाँ पर देखेंगे। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है फार्मूला। और इसका मात्रक होगा द्रव्यमान का किलोग्राम, आयतन का मीटर क्यूब। तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब होगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं। घनत्व जो होता है वो ठोस में सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। क्योंकि ठोस के कण बहुत ही पास पास होते हैं, बहुत घने घने होते हैं, इसलिए में घनत्व ज़्यादा होगा। फिर होता है भंगुरता यानी टूटने का गुण। जब वस्तुओं पर आघात करते हैं यानी चोट देते हैं तो वह टुकड़ों में टूट जाता है। बस के इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जैसे शीशा के टुकड़े हो जाते हैं और ढलवा लोहे के। आघात वर्धनीयता, यहाँ पर देखेंगे क्या होती है आघात वर्धनीयता। वह गुण जिससे वस्तु पर चोट मारकर उसे चादर के रूप में, पतली चादर के रूप में बदला जा सके, उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। जैसे टीन वगैरह बनाई जाती है। जैसे सोना, चांदी, तांबा, ये सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु हैं। तन्यता डक्टिलिटी क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसे तार के रूप में खींचा जा सकता है, तन्यता का गुण कहलाता है। जैसे तांबा के तार बनाए जा सकते हैं, लोहे के तार, एल्युमिनियम के तार, सोने के और चांदी के। कहा गया है कि सोना सबसे अच्छा तन्य धातु होता है। जैसे कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। चालकता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिससे उसमें विद्युत या ऊष्मा का संचरण हो सके, चालकता कहलाती है। चालकता का मतलब क्या होता है? इसमें करंट फ्लो हो। जैसे लोहे में, तांबे में, एल्युमिनियम में करंट फ्लो हो जाती है। ज्वलनशीलता क्या होती है? पदार्थ का वह गुण जिससे कोई पदार्थ यह दर्शाता है कि वह कितना आसानी से जल या सुलग सकता है, वो उसकी ज्वलनशीलता कहलाती है। जैसे पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी आदि। कठोरता क्या होती है? हार्डनेस। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण कोई पदार्थ जिससे पीटने आदि का विरोध करता है उसे कठोरता कहते हैं। यानी पीटने पर वो टूटता नहीं। जैसे लोहा है, कांच तो टूट जाएगा, लेकिन ये जो है कठोर होता है, मतलब इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण हम पदार्थ के आर पार देख सकते हैं, उसको जो है ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी कहते हैं। यह गुण पदार्थ का पारदर्शी गुण कहलाता है। कांच में आर पार देख सकते हैं, पानी में भी। वाष्पशीलता, वाइपर। पदार्थ का वह गुण जिससे पदार्थ वाष्प बनकर उड़ जाए, वाष्पशील पदार्थ कहलाता है। जिस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। जैसे स्प्रिट यानी कि दारू जो होती है, और ईथर शराब। तो मतलब ईथर अलग होती है, तो इनको खुला छोड़ देने पर ये गायब हो जाती हैं। जैसे आप लोग जब कोरोना काल चल रहा था तो हाथों में सैनिटाइजेशन करते थे तो सैनिटाइजर उड़ जाता था। पदार्थों का घुलना या विलेयता, सॉल्बिलिटी। जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में विलीन हो जाता है, घुल जाता है, तो उस पदार्थ का घुलना कहते हैं। विलयन क्या होता है? विलयन दो पदार्थों से, दो मतलब अवयवों से मिलकर बनता है, विलेय और विलायक। सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो पदार्थ घुल जाता है उसको विलेय कहते हैं, जो अल्प मात्रा में पाया जाता है। जो ज़्यादा मात्रा में होता है, जिस पदार्थ में घोला जाता है, उसे विलायक कहते हैं। जैसे चीनी और पानी में पानी विलायक है, चीनी विलेय है। नमक और पानी में नमक विलेय और पानी जो है ये विलायक है। तो ये हमने आपको बता दिया।
विलेयता या घुलनशीलता, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों में घुलने की क्षमता रखते हों उसे विलेयता का गुण कहा जाता है। जैसे चीनी घुल जाएगी, नमक घुल जाएगा, लेकिन कांच के टुकड़े नहीं घुलेंगे, कंकड़ पत्थर भी नहीं घुलेंगे। अवस्था परिवर्तन अब हम लोग पढ़ेंगे। इसी प्रकार अगला आता है टॉपिक हमारा, जैसे कि गलन। तो गलना क्या कहलाता है? मेल्टिंग। जब किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाए तो वह एक नियमित ताप पर द्रव में बदल जाए तो इस क्रिया को गलन कहते हैं। जैसे बर्फ जल में बदल जाता है, गल जाता है। जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलता है उस ताप को पदार्थ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग यानी हिमीकरण, हिमांक भी कहते हैं। जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है इसको हिमीकरण कहते हैं। जैसे पानी से बर्फ बन जाता है जब हम फ्रिज में लगाते हैं। जिस ताप पर पदार्थ द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाता है उस ताप को हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे कुल्फी भी जम जाती है। वाष्पीकरण, जब कोई पदार्थ द्रव अवस्था से गैस में बदल जाता है तो इस क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे वाष्पन कहते हैं। ठीक, जैसे पानी गैस में बदल जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। वाष्पन और क्वथन क्या होता है? किसी द्रव के सतह के कणों का धीरे धीरे गैस में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। जैसे स्प्रिट और पेट्रोल धीरे धीरे उड़ जाते हैं। और क्वथन, जब किसी द्रव को गर्म किया जाता है तो एक निश्चित तापमान पर वह द्रव गैस में तेजी से बदलने लगता है तो उसे क्वथन की क्रिया कहते हैं। क्वथनांक का मतलब तेजी से गैस में बदल जाना और वाष्पन का मतलब धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ना। जिस निश्चित तापमान पर यह क्रिया होती है उसे क्वथनांक कहते हैं। जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाष्पन और क्वथन में क्या अंतर है? यह एक कम तथा यह वातावरण के ताप पर होता है, इसमें कोई आंच नहीं देना पड़ता है। लेकिन क्वथन में क्या होता है? इसको एक निश्चित तापमान, जैसे पानी को भाप में बदलना है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। वाष्पन, यह द्रव के सतह पर होता है, मतलब ऊपर। यह क्रिया प्रत्येक भाग पर होती है, सतह पर भी अंदर भी होती है। संघनन क्या होता है? कंडेंसेशन, गैस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। यानी गैस से पानी में बदलना, जैसे कि दारू बनाई जाती है गाँव में। वर्धपातन, सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे कपूर हो गया, कैम्फर और नौशादर हो गया आदि। इसी में जैसे कि नेप्थालीन की बॉल नौशा हो गई, और इसी में कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, ये सारी चीज़ें। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ठोस से गलेगा तो द्रव बनेगा, द्रव अगर हिमीकरण होगा तो ठोस बनेगा। ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें समझाई गई जो कि मैंने पहले ही बता दिया। निक्षेपण क्या होता है? डिपोजिशन, जब कोई पदार्थ गैस अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाता है तो उसे निक्षेपण कहा जाता है। तत्व क्या होता है? तत्व वह सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी और अन्य पदार्थ जोड़े भी नहीं जा सकते, उसको हम लोग तत्व कहते हैं। जैसे लोहे में लोहे के तत्व होंगे, पारा में पारा के तत्व होंगे, सोने में सोने के, चांदी में चांदी के। अगर लोहे में कोई और तत्व मिला देंगे तो फिर वो मिश्र धातु कहलाएगी। यौगिक क्या होता है? कंपाउंड, वे सूक्ष्म पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं उन्हें यौगिक कहा जाता है। जैसे H2O, जल का, ये जल भी एक यौगिक बन गया। यहाँ पर अगला टॉपिक है मिक्सचर यानी कि मिश्रण साथियों। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों अथवा तत्वों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो मिश्रण बनता है। जैसे धुआं, चीनी और नमक का घोल, चीनी व नमक का घोल, ये मिश्रण होगा। ठीक, इसको किसी भी अनुपात में मिला देंगे, शरबत बन जाएगा। धुएं में भी कोई इसमें निश्चित नहीं रहेगा मामला। मिश्रण के प्रकार, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसके अवयवों की सीमा का पता न चले, वह समान अनुपात में हो तो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे दूध और पानी का मिश्रण, जिसमें दूध में पानी की एक निश्चित मात्रा रहेगी। वायु एक समांगी मिश्रण है जो घुल जाए आपस में। जैसे वायु में सभी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन हो गई, आर्गन, अन्य गैसें भी हो गई। दूध एक विषमांगी मिश्रण है। वह मिश्रण जिसके अवयवों को पृथक रूप से देखा जा सके उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। दाल व चावल का मिश्रण, लोहे की छीलन व लकड़ी का छीलन, तो ये तो सब अलग अलग दिखाई देंगे। दाल और चीनी एक में कहाँ, एक में होगी तो भी दाल अलग दिखाई देगी, चावल अलग दिखाई देंगे, तो ये विषमांगी मिश्रण होगा। मिश्रणों का पृथक्करण, किसी मिश्रण से तत्वों को अलग अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पृथक्करण कहलाती है। पृथक्करण की विधियाँ जैसे कि बीनना होता है। अनाजों में कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे मिट्टी, कंकड़ आदि मिले होते हैं,
उन्हें हाथ से बीन कर अलग करने की प्रक्रिया बीनना कहलाती है। चावल से कंकड़ को अलग करना, दाल से कंकड़ को अलग करना। चालना सीविंग, कुछ मिश्रण को चलनी द्वारा अलग किया जाता है जिससे अनुपयोगी पदार्थ चलनी में रह जाते हैं और उपयोगी पदार्थ अलग हो जाते हैं, इसे चलना कहते हैं। जैसे घर में आटे का चालना होता है, मौरंग का चालना होता है। फटकना, पछोरना जिसको गाँव कहते हैं, इस विधि द्वारा मिश्रण से हल्के पदार्थों को अलग अलग कर दिया जाता है। जैसे गेहूँ और भूसा के मिश्रण को से भूसा को अलग कर दिया जाता है जो हल्का होता है। ओसाना, ओसाया जाता है गाँव में, उसको ओसाना कहते हैं। इस प्रक्रिया में ऊंचे स्थान पर खड़े होकर मिश्रण को नीचे गिराते हैं। अनुपयोगी अवयव हवा से दूर चला जाता है जो हल्का होता है, और उपयोगी अवयव नीचे पृथक होकर एक जगह एकत्रित हो जाता है। इस क्रिया को ओसाना कहा जाता है। चुंबकीय पृथक्करण विधि, तो चुंबक द्वारा मिश्रण से चुंबकीय पदार्थों को अलग करने की प्रक्रिया चुंबकीय पृथक्करण कहलाती है। जैसे लोहे की छीलन व नमक के मिश्रण से लोहे की छीलन अलग करना। इसमें क्या किया जाता है, पट्टे पर तेजी से घुमाया जाता है। इस तरीके से दो रोलर होते हैं, इस पे पट्टा होता है और यहाँ पे चुंबक रखा होता है, तो भारी पदार्थ जो है चुंबक में चिपकते हैं और हल्के पदार्थ दूर गिर जाते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि, सब्लिमेशन मेथड, इस विधि का प्रयोग ऐसे ठोस मिश्रणों में उपयोग किया जाता है जिसमें एक पदार्थ ऊर्ध्वपाती हो, यानी एक उड़ जाए। जैसे कपूर में कोई और चीज़ मिला दो तो कपूर तो उड़ जाएगा जब गर्म करोगे, और दूसरी चीज़ रह जाएगी। जैसे नौसादर का मिश्रण, तो नौसादर तो उड़ जाएगा लेकिन और जो पदार्थ होगा वो रह जाएगा। निस्पंदन यानी छानना, इस विधि द्वारा द्रव से आबिले ठोस पदार्थ को फिल्टर द्वारा अलग किया जाता है। आबिले यानी जो घुले ना, उसको फिल्टर द्वारा अलग कर देते हैं। जैसे छानना भी, जैसे पनीर को पानी से अलग कर दिया जाता है। तलछटीकरण क्या होता है, इस प्रक्रिया में ठोस आबिले पदार्थ को द्रव से अलग किया जाता है जो एक में ना मिलता, जिससे द्रव को शांत अवस्था में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है जिससे ठोस तली में बैठ जाता है। यह प्रक्रिया तलछटीकरण कहलाती है। इसमें ये दो विधियां बहुत इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण विधि और अपकेंद्रण विधि। चलिए यहाँ पर देखते हैं अपकेंद्रण विधि क्या होती है। क्या होती है आपकी अपकेंद्रण विधि, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इस विधि में मिश्रण को तेज गति से घुमाते हैं जिससे भारी पदार्थ नीचे व हल्के पदार्थ ऊपर केंद्र की ओर एकत्रित हो जाते हैं, जिससे पदार्थों का पृथक्कीकरण हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा डेयरी पर दूध को उसमें लेकर के घुमाते हैं तेजी से, जिससे फैट पता चलती है। वाष्पीकरण विधि, और मट्ठा को जो है घर में दही को फिरा के मट्ठा बनाया जाता है और उससे घी को बाहर निकाला जाता है, नैनू को। इस विधि में मिश्रण को गर्म करते वाष्पीकरण विधि, जिससे द्रव भाप बनकर उड़ जाता है और शुष्क पदार्थ पृथक हो जाता है, यानी अच्छा पदार्थ जो होगा वो नीचे बैठ जाएगा और पानी उड़ जाएगा। वाष्पीकरण विधि कहलाती है। समुद्र से जल से नमक को अलग करना, इसमें क्या होता है, पानी ऊपर उड़ जाता है और नमक नीचे रह जाता है, क्योंकि नमक का मतलब जो है क्वथनांक ज़्यादा होता है, इसलिए उतनी जल्दी से नहीं गर्म होता है। क्रिस्टलीकरण, इस विधि में मिश्रण को उचित विलायक मिलाकर गर्म करते हैं और गर्म अवस्था में ही फिल्टर द्वारा छान लिया जाता है। छानने के बाद इसे ठंडा होने देते हैं, तब शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न। शुद्ध पदार्थ वे हैं कौन होते हैं जिसमें सभी अणु समान प्रकृति के हों, उनको हम लोग शुद्ध अणु या शुद्ध पदार्थ कहेंगे। सभी शुद्ध पदार्थों का क्या होता है, निश्चित गलनांक और निश्चित क्वथनांक होता है, ये याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वायु क्या है, तो वायु है एक समांगी मिश्रण, क्योंकि इसमें सभी गैसें जो है मिश्रित होती हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देती। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा, इसको जो है अलग अलग किया जाएगा। चुंबक जो है लोहे की छीलन को चिपका लेगा और बालू के कण दूर हो जाएंगे। ऊर्ध्वपातन पदार्थ नहीं है, कौन नहीं है, तो नमक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। आयोडीन भी है, नौसादर भी है, कपूर भी है। पानी का क्वथनांक कितना होता है, तो पानी कितने पे उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। गेहूं से कंकड़ के छोटे टुकड़े किस प्रक्रिया द्वारा पृथक किए जाते हैं, तो बीनने के द्वारा अलग कर लेंगे। कोण का मात्रक क्या होता है, कोण का मात्रक होता है रेडियन और घन कोण का स्टेरेडियन। पदार्थ की मात्रा विद्युत धारा का एम्पियर और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, जल एक यौगिक क्योंकि जल का सूत्र होता है। सोना एक तत्व है यहाँ पे, और पीतल यहाँ पे एक मिश्र धातु है, और चांदी भी एक तत्व है जी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक्कृत करता है, तो घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से वाष्पीकरण के द्वारा अलग किया जाता है।
घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? यह भी वाष्पन ही कहलाती है। अगला प्रश्न, दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि क्या कहलाती है? सेंट्रीफ्यूगेशन यानी अपकेंद्रण कहलाती है। बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा निम्नलिखित को पृथक किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर नमक और कपूर के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, क्योंकि कपूर तो उड़ जाएगा लेकिन नमक रह जाएगा। दूध किस प्रकार का मिश्रण है? दूध भैया याद रखना, दूध विषमांगी मिश्रण है। दूध व पानी के मिश्रण का प्रकार बताइए। दूध में जब पानी मिलाओगे तो समांगी मिश्रण होगा, केवल दूध देखोगे तो विषमांगी। ठोस द्रव व गैस को समझाइए। यहाँ पर इस तरीके का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? तो ये भी हमने आपको बता दिया, वाष्पन की क्रिया को भी समझा दिया। गति के नियम अब देखेंगे। गति क्या होती है? वस्तु में समय के अनुसार यदि स्थित परिवर्तन दिखे तो उस गति की अवस्था उसको कहते हैं। घूर्णन गति क्या होती है? जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू की गति, पृथ्वी की गति, पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर घूमती है या किसी बिंदु के चारों ओर घूमती है तो उसे वृत्तीय गति होती है। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। दोलन गति क्या होती है? ऑसिलेशन मोशन, जब कोई सरल लोलक किसी बिंदु के सापेक्ष इधर उधर गति करता है तो उसे दोलन गति कहते हैं। झूले की गति। चलिए यहाँ पर देखते हैं सजीव वस्तुएं क्या होती हैं। तो वे वस्तुएं जिसमें जीव पाया जाता है यानी जिसमें जीवन होता है सजीव कहलाती हैं। जिस वस्तु में चेतना पाई जाती है सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे पेड़ पौधों में जीव होता है, मनुष्य हो गया, जंतु हो गया आदि। निर्जीव वस्तुएं कौन सी होती है? वे वस्तुएं जिनमें जीवन नहीं पाया जाता निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे मिट्टी, बालू, कंकड़, लकड़ी, पेन, बुक आदि। सजीव वस्तुओं में कौन कौन से लक्षण होते हैं? तो सजीव अगर वस्तुएं होगी तो वृद्धि करेंगी, संवेदनशीलता होगी, सेंसिटिविटी होगी, श्वसन होगा, रिस्पिरेशन होगा, मोशन होगा, गति होगा, एक्सक्रीशन उत्सर्जन होगा, उपापचयी प्रक्रियाएं होंगी, मेटाबॉलिज्म यहाँ पर एक्शंस होंगे और न्यूट्रिशन पोषण होगा, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन होगा। सजीव व निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है? तो वायरस को यानी विषाणु को माना जाता है। 2018 में पूछा गया था। पौधे व जंतु के बीच की कड़ी को युगलीना कहा जाता है। मृत वस्तुएं क्या होती हैं? सजीव वस्तुएं एक समय के बाद मृतक अवस्था में बदल जाती हैं, जो मतलब उनमें जीव नहीं रह जाता है तो उनको हम लोग मृत वस्तुएं कहते हैं। जैसे चमड़ा बनाया जाता है किसी के खाल का, जैसे कि कोई जानवर है मर जाते हैं तो उनके खाल का चमड़ा बनाया जाता है। सजीव व निर्जीव वस्तुओं में अंतर देखते हैं। सजीव वस्तुओं में श्वसन की क्रिया होती है, निर्जीव वस्तुओं में श्वसन की क्रिया नहीं होती। सजीव वस्तुएं अनेक कोशिकाओं से बनी होती हैं, बहुकोशिकीय होता है। निर्जीव वस्तुएं इसमें कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। सजीव वस्तुओं में पोषण होता है लेकिन इसमें निर्जीव में कोई पोषण नहीं होता। सजीव वस्तुओं में वृद्धि होती है, निर्जीव वस्तुओं में वृद्धि नहीं होती है। सजीव वस्तुएं उपापचयी क्रिया भाग लेती हैं, यानी भोजन खाना पचाना करते हैं, लेकिन इसमें कोई इस तरह का क्रिया नहीं होती है। सजीव वस्तुओं में गति होती है, मोशन होता है, निर्जीव में गति नहीं होती है। सजीवों में संवेदनशीलता पाई जाती है, निर्जीवों में संवेदनशीलता नहीं पाई जाती। सजीवों में उत्सर्जन होता है यानी बेकार पदार्थों को बाहर निकालते हैं शरीर के, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। अब देखते हैं नेचुरल थिंग्स यानी कि प्राकृतिक वस्तुएं। वे वस्तुएं जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई अर्थात जिनका निर्माण मानव द्वारा नहीं हुआ है, प्रकृति ने जिनको बनाया है उनको हम लोग प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं। नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, जीव जंतु आदि। देखो आपने पढ़ा होगा, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। प्राकृतिक वस्तुएं समाप्त होने वाली वस्तुएं और समाप्त ना होने वाली वस्तुएं, यानी जिनको हम लोग कहते हैं, देखिए समाप्त ना होने वाली इनको कहते हैं नवीकरणीय, और जो समाप्त हो जाती है इनको कहते हैं अनवीकरणीय। जैसे कि समाप्त होने वाली है खनिज किसी दिन समाप्त हो जाएगा, जैसे पेट्रोल वगैरह। जल भी समाप्त हो जाएगा, जीव जंतु भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन मिट्टी समाप्त नहीं होगी, ना सूर्य ना एनर्जी समाप्त होगी। मानव निर्मित वस्तुएं या कृत्रिम वस्तुएं, आर्टिफिशियल थिंग्स, वे वस्तुएं जिनको मानव अपने बुद्धि विवेक से बनाता है उसको कृत्रिम वस्तुएं कहते हैं। जैसे मकान बनाता है, चारपाई बनाता है, मोबाइल पेन बनाता है, कॉपी कंप्यूटर बनाता है आदि। मानव निर्मित वस्तुएं हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि कंप्यूटर, इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स बैबेज ने। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे इनपुट देने पर प्रोसेस करता है, पहले दिमाग में सोचता है और फिर उसका
आउटपुट दे देता है, यानी रिजल्ट दे देता है। इसको हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो चीज़ें सीखेंगे। हार्डवेयर पार्ट कौन होता है, जिसको हम लोग हाथों से छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर जिसे हम स्पर्श नहीं कर सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर को छू सकते हैं। लाइट पेन, इसको हार्डवेयर कहते हैं। रैम, रोम और गूगल क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब, इसको हम छू नहीं सकते हैं। तो ये जो हो गए हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। प्लास्टिक क्या होती है? प्लास्टिक कार्बनिक यौगिक है जो उच्च अणुभार का बहुलक होता है या बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, एक थर्मोप्लास्टिक। थर्मोसेटिंग मतलब जिससे एक बार सेट कर दिया जाता है, दोबारा इसको पुनः प्लास्टिक में बदला नहीं जा सकता। थर्मोप्लास्टिक इसको बार बार हम लोग गर्म करके अन्य अन्य वस्तुओं में ढाल सकते हैं। थर्मोसेटिंग का जैसे उदाहरण, जैसे बिजली के जैसे कि आते हैं बटन, जिसको स्विच कहते हैं, तो वो एक बार बन जाते हैं, फिर स्विच बेकार जाते हैं, फिर इनको पिघला करके कोई चीज़ बनाई नहीं जा सकती। जैसे कि यहाँ पर बैके लाइट हो जाता है, जैसे कि कुकर का हैंडल काले से बना होता है उस वो। और थर्मोप्लास्टिक जैसे हो गई पन्नी हो गई अपनी, और खिलौने हो गए। देखो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक जिसे गर्म करके दूसरा रूप आकार नहीं दिया जा सकता, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। बैकेलाइट, मैलामाइन आदि। थर्मोप्लास्टिक वह प्लास्टिक जिसे गर्म करके बार बार उसको जो है आकार दिया जा सकता है, जैसे पॉलीथीन हो गई, पीवीसी हो गई आदि। एथेन गैस के बहुलीकरण से पॉलीथीन का निर्माण होता है, पन्नी का निर्माण होता है। ये देखिए फार्मूला भी लिख दिया गया है। C2H4 के यन अणु लेने पर C2H4 का यन अणु पॉलीथीन बन जाता है। साबुन क्या होता है? साबुन क्या होता है? तो साबुन एक मानव निर्मित वस्तु है जिसका उपयोग कपड़ा धोने, नहाने आदि में किया जाता है। वनस्पति तेल व सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक अभिक्रिया से साबुन प्राप्त होता है। इस क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। देखिए, वनस्पति तेल में जब NaOH मिलाएंगे तो कठोर साबुन बनेगा और साथ में ग्लिसरॉल बनेगा। वनस्पति तेल में जब KOH मिलाओगे तो इसमें मृदु साबुन बनेगा और ग्लिसरॉल बनेगा। कठोर साबुन या कपड़ा धोने में उपयोग किया जाता है, इसे कास्टिक सोडा पाया जाता है। और मृदु साबुन इसका उपयोग नहाने में किया जाता है, और इसमें सुगंधित पदार्थ भी इसमें मिलाए जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका। पारदर्शक साबुन, साधारण साबुन को अल्कोहल में घोलकर फिर वाष्प के माध्यम से अल्कोहल को घोल से उड़ा देते हैं, तब पारदर्शक साबुन का निर्माण होता है। जैसे कि आपने मार्केट में ढेर सारी साबुन देखा होगा जिसमें आप पियर जैसे होती है, तो उसमें जो है आर पार आप उसमें देख सकते हैं। इसका उपयोग सर्दियों में नहाने के लिए किया जाता है। कार्बोलिक साबुन, यह साबुन साधारण साबुन की अपेक्षा नरम होता है, वह इसमें फिनाइल की मात्रा मिलाई जाती है नरम बनाने के लिए। कास्टिक सोडा का फार्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। खाने वाले सोडा NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। धावन सोडा Na2CO3 × 10H2O होता है फार्मूला। नमक का NaCl। तो ये फार्मूला याद कर लेना। पौधों एवं जंतुओं में समानताएं। पौधों में श्वसन की क्रिया होती है, जंतुओं में भी होती है। पौधे भोजन ग्रहण करते हैं और जंतु भी। पौधे उत्सर्जन करते हैं, जंतु भी उत्सर्जन करते हैं, तो ये इसमें समानताएं हैं। पौधे एवं जंतु दोनों में वृद्धि एवं विकास होता है, लेकिन पेड़ पौधे निश्चित समय तक वृद्धि करते हैं, लेकिन मानव एक निश्चित समय तक अपनी वृद्धि करता है। पौधे एवं जंतु दोनों में ही प्रजनन की क्रिया होती है, लेकिन पेड़ पौधे अलैंगिक प्रजनन करते हैं ज़्यादातर, और मनुष्य लैंगिक। पौधों एवं जंतु दोनों में अनुकूलन की क्षमता होती है, एडाप्टेशन की क्षमता होती है, यानी वो गर्मी में भी अपने को जिंदा रखने में सक्षम होते हैं। जैसा वातावरण होता है वैसे उसको अपने आप को ढाल। चलिए यहाँ पर देखते हैं जंतुओं और पादपों में क्या समानताएं पाई जाती हैं। श्वसन करते हैं, वृद्धि एवं विकास करते हैं, भोजन एवं प्रजनन, यही हम पढ़ रहे थे। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अंतर क्या है? पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, परपोषी कहलाते हैं। पौधे स्थिर रहते एक जगह है, लेकिन जंतु गति करते हैं, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल के जाते हैं। पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है, और मनुष्यों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वॉल नहीं पाई जाती। पौधों में संवेदना बहुत कम होती है, जंतुओं में संवेदना अधिक होती है। पौधों में हरित लवक पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। जंतुओं में हरित लवक नहीं पाए जाते। पौधों में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते हैं, और जंतुओं में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। पौधों में बड़ा राजधानी पाया जाती है, बड़ी बड़ी वैक्यूल पाई जाती हैं भोजन इकट्ठा करने वाली, जबकि जंतुओं में
छोटी छोटी राजधानी पाई जाती हैं। इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं हरितलवक, और इसमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। अनुकूलन क्या कहलाता है? अडाप्टेशन। जिस वातावरण में जीव जंतु रहते हैं उसी वातावरण के अनुसार उनका रंग रूप हो जाता है, उसको ढल जाते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं। जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेता है, सांप अपना रंग बदल लेता है जिस खेत में रहता है, जिस वातावरण में रहता है। अनुकूलन जलीय अनुकूलन, वायवीय अनुकूलन, स्थलीय अनुकूलन। इसी में जो है जो स्थल पर रहते हैं उनको थलचर कहते हैं, जो पानी में रहते हैं उनको जलचर, जो दोनों में रहते हैं उनको उभयचर, और जो आकाश में रहते हैं उनको नभचर कहा जाता है। जलीय अनुकूलन क्या होता है? जलीय वातावरण में रहने वाले जीव जंतुओं के शरीर पर एक प्रकार की सल्क पाई जाती है, जैसे मछलियों के ऊपर देखा होगा। उनकी संरचना जल के अनुकूल होती है, जिससे वो श्वसन की क्रिया करते हैं। जलीय जीव श्वसन की क्रिया गलफड़े से करते हैं। इनका शरीर धारा रेखित होता है पानी में तैरने के लिए, जैसे मछली और ऑक्टोपस। मछली गलफड़े से सांस लेती है और उनका मछली और ऑक्टोपस के ऊपर का शरीर जो है धारा रेखित होता है। वायवीय अनुकूलन क्या होता है? वायवीय अनुकूलन, जो जीव जंतु वायु में उड़ सकते हैं उनमें वायवीय अनुकूलन होता है। जैसे ऐसे जीव जंतुओं की शरीर उड़ने के लिए कुछ विशेष प्रकार की बनी होती है। छोटे कीटों में उड़ने के लिए पंख नहीं होते हैं बल्कि रंध्र होते हैं, जिनसे उसमें वायु बढ़ जाती है और हल्के शरीर होने के कारण उड़ने लगते हैं, जैसे पक्षी, कीट आदि। स्थलीय अनुकूलन, जो जीव जंतु स्थल पर रह पाते हैं उन्हें स्थलीय अनुकूलन वाले जंतु कहते हैं। स्थलीय जंतुओं में चलने के लिए पैर और श्वसन क्रिया करने के लिए विशेष प्रकार का श्वसन तंत्र होता है जो स्थलीय अनुकूल होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि। स्थलीय पौधों की पत्तियां व तने मजबूत होते हैं और पत्तियां में रंध्र पाया जाता है, नीम, आम आदि। हम लोग अब पढ़ रहेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन। मरुस्थलीय जीवों की त्वचा खुरदरी होती है और इनके पैर लंबे व गद्दीदार होते हैं, या बिना पानी के कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं, जैसे ऊंट मरुस्थल में पाया जाता है। मरुस्थलीय पौधों में इस प्रकार की बनावट होती है जिससे जल का संचय किया जा सकता है, जैसे नागफनी, सतावर आदि। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवों में अनुकूलन, इस क्षेत्र में जंतु की त्वचा सफ़ेद व हल्का होती है, मतलब हल्की होती है। ये जंतु गर्मियों और पतझड़ के मौसम में खाते हैं और ऊर्जा को एकत्रित करते हैं, तथा सर्दियों के मौसम कई माह तक सोते हैं। इनके त्वचा पर वसा की एक परत जम जाती है। पर्वतीय क्षेत्र के पौधों की लंबाई कम होती है और वे पत्तियां नुकीली होती है, जिससे पानी की खपत कम होती है। इनमें शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं, जिससे बर्फ का प्रभाव कम पड़ता है। पोषण क्या होता है? पोषण वह क्रिया जिससे सजीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और जो है हेटरोट्रॉपिक। स्वपोषण, हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इन्हें स्वपोषी कहा जाता है और पोषण की इस विधि को स्वपोषण कहा जाता है। परपोषण, जब कोई जंतु अपना भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है तब उसे परपोषी कहते हैं। पोषण की इस विधि को परपोषण कहा जाता है। सभी जंतु जो है परपोषी होते हैं। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, हरे पेड़ पौधे क्लोरोफिल व सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये उसकी रिएक्शन लिखिए, 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण, +6O2 + 6H2O, C6H12O6 ये ग्लूकोज है। शाकाहारी जंतु, हर्बीवायरस इसको कहते हैं। जो जंतु केवल पेड़ पौधों अर्थात शाक पर निर्भर होते हैं उन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां खाते थे, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा आदि। मांसाहारी जंतु, ये वे जंतु जो केवल मांस खाते हैं, मांसाहारी जंतु कहलाते, बाघ, चीता, लोमड़ी, भेड़िया आदि। सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं, सर्वाहारी कहलाते, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया, भालू हो गया आदि। कीट बच्ची पौधे, कीट बच्ची पौधे वे पौधे जो छोटे छोटे कीटों का भक्षण करते हैं, उन्हें कीट बच्ची कहा जाता है। यह पौधे नाइट्रोजन की कमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह कीटों को खाते हैं, जैसे घटपरडी हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, नेफेंथीज हो गया, ड्रांसेरा हो गया, ये सब प्रश्न। अब देखते हैं बहुविकल्पी प्रश्न करते हैं इससे संबंधित। पहला प्रश्न आ गया, पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थों को विभाजित किया जाता है, तो सजीव भी होते हैं
और निर्जीव भी होते हैं, मृत भी होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा ये सभी। सजीवों में पाई जाती है मतलब कोशिकीय संरचना। सजीवों में क्या पाया जाता है? कोशिका। ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। संवेदनशीलता तथा अनुकूलता पाई जाती है। सजीवों में संवेदनशीलता और अनुकूलता पाई जाती है। जिन वस्तुओं का निर्माण मनुष्य अपनी बुद्धि एवं कौशलता से करता है उसको जो है मानव निर्मित वस्तुएं कहा जाता है। समाप्त होने वाले संसाधन कौन होते हैं? जो समाप्त हो जाएंगे एक ना एक दिन, उनको पेट्रोलियम कहा जाता है। मिट्टी, ऊर्जा, चट्टानें ये समाप्त नहीं होंगी। स्वनिर्मित सामग्री से विकास होता है किसका? मानसिक एवं शारीरिक दोनों विकास होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयुक्त भाग कौन सा है? पत्ती, क्योंकि पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल यानी हरित लवक। फोटोक्रोमिक कांच में होता है CN2O3। CN2O3 ये याद कर लेना। श्वसन प्रक्रिया में काम आने वाली गैस कौन सी है? O2 गैस, ऑक्सीजन। चाहे हम श्वसन करें या पेड़ पौधे, श्वसन प्रक्रिया होती है पौधों तथा जंतुओं दोनों में। पेड़ पौधे दिन रात श्वसन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण दिन में करते हैं। उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे पौधों के भाग एवं उसके कार्य। देखिए, जो जड़ें होती हैं उनको मूल तंत्र कहते हैं, और जो सिरा होता है ऊपर का मतलब डंठल, इसको प्ररोह तंत्र कहते हैं। पौधों का तंत्र मूल तंत्र, रूट सिस्टम, और जो है शूट सिस्टम यानी प्ररोह तंत्र। भूमि के बाहर के भाग को प्ररोह तंत्र, भूमि के अंदर के भाग को मूल तंत्र कहा जाता है। पौधों के भाग जैसे कि जड़ में मूसला जड़ हो गई और अपस्थानिक जड़ हो गई। और ये वायवी भाग जो बाहर होते हैं उसमें तना और पत्तियाँ जाता है। तने में दृढ़ तना और कमजोर तना होता है। पत्ती में सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती होती है। मूल तंत्र किसे कहते हैं? विस्तार से जानेंगे। पौधे का वह भाग जो भूमि के अंदर होता है मूल तंत्र कहलाता है। यह प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों से मिलकर बना होता है। जड़ों के किनारों पर बाल जैसी संरचना पाई जाती है जिन्हें मूल रोम कहा जाता है। जैसे देखिए, ये कोई पौधा और ये इसकी जड़ है, जड़ में इस तरीके से जो बाल पाए जाते हैं मूल रोम कहते हैं उसको। जड़ क्या होती है? रूट। पौधे का वह भाग जो वायु व प्रकाश से दूर अर्थात भूमि के अंदर होता है जड़ कहलाता है। जड़ भूमि में अंदर की ओर बढ़ती है। जड़ भूमि की पतली होती चली जाती है। जड़ जितना अंदर जाती है पतली होती चली जाती है। जड़ का कार्य क्या होता है जानेंगे। संपूर्ण पौधे को जड़ें स्थिर बनाती हैं, टिकाऊ बनाती हैं। जड़ें भूमि से आवश्यक खनिज तथा जल ग्रहण करती हैं और तने को सहारा भी देती हैं। जड़ें भोजन का संग्रह करती हैं व तने व पत्ती तक पहुंचाती हैं। जड़ें मिट्टी के कणों को बांध कर रखती हैं जिन्हें मर्दा अपरदन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ जो मोटी वाली जड़ होती है ये देखिए, और अपस्थानिक जड़ें जो साइड साइड से निकली होती हैं। देखिए, जो मूसला जड़ होती है उसी को प्राथमिक जड़ कहते हैं, और जो साइड में निकलती हैं उनको द्वितीयक जड़ें कहते हैं, और जो साइड वालों में से भी साइड में निकलती हैं उनको तृतीयक जड़ें कहा जाता है। और अपस्थानिक जड़ यानी झकड़ा जड़ उसको कहते हैं, जैसे कि तुम्हारे धान में होती है और बाँस में होती है। मूसला जड़ या पौधे के बीज के मूलांकुर से उत्पन्न होती है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ कहती हैं। मेन जड़ जो मोटी होती है। मूसला जड़ें द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती हैं, जैसे चना में, मटर में, इमली में आदि, सरसों में भी। अपस्थानिक जड़ वह जड़ें जो मूलांकुर के अलावा अन्य भाग से विकसित हो अपस्थानिक जड़ कहलाई, इसे झकड़ा जड़ भी कहते हैं। अपस्थानिक जड़ें एक बीजपत्री वाले पौधों में पाई जाती हैं, जैसे मकई हो गई, गेहूँ हो गया, गन्ना हो गया आदि। प्ररोह तंत्र हम लोग देखेंगे। यहाँ पर क्या होता है? शूट सिस्टम। पादप का वह भाग जो भूमि से बाहर वायु व प्रकाश में विकसित होता है प्ररोह तंत्र कहलाता है। इसमें तना, पत्ती, फल, फूल आदि होते हैं। तना, स्टेम किसको कहते हैं? पौधे का भाग जो भूमि से बाहर की वृद्धि करता तना कहलाता है। इस पर रोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रोम पाए जाते हैं। तने के कार्य क्या होते हैं? तना पौधे को स्थायित्व प्रदान करता है, उसे सीधा रखता है। तना पौधे के पत्तियों शाखाओं को फैलाता है। तना पौधे के जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज, जल व अन्य तत्वों को पत्तियों व शाखाओं तक पहुंचाता है।
कुछ तत्वों में पर्णहरिम पाए जाते हैं जिससे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पतझड़ के मौसम में पौधे तने द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं। भूमिगत तने भोजन को संग्रहित करते हैं। पत्ती लीफ, पत्ती पौधे की पतली व चपटी भाग होती है जो तने के शाखाओं पर पाई जाती है। पत्तियों में पर्णहरिम पाया जाता है जिससे यह भोजन बनाती है। पत्तियां हरे रंग की पाई जाती हैं। पत्तियों के भाग, एक होता है पर्णाधार, पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ता है पर्णाधार कहलाता है। पर्णवृंत, पत्ती का वह भाग जो पर्णफलक व पर्णाधार को जोड़ता है पर्णवृंत कहलाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे बारी बारी से, जैसे पत्ती है तो ये जिसमें जैसे डंठल है, डंठल में पत्ती लगी है तो डंठल को कहेंगे पर्ण आधार। और फिर जो छोटा सा जगह खाली होती है उसको पर्णवृंत बोलेंगे। और फिर ये पूरी पत्ती को बोलेंगे पर्णफलक। एक तरफ का ये फलक, एक तरफ का ये फलक। इसमें जो ये निकली होती है इनको हम लोग सिरा बोलते हैं। और ये बीच में जो है इसको मध्य सिरा कहेंगे, इसको आगे का सिरा कहा जाता है। पर्णफलक, पत्ती का वह भाग जो चपटा व फैला रहता है उसे पर्णफलक कहते हैं। इसमें सिराएं पाई जाती हैं। सिराएं मतलब इस तरीके की सिराएं। पत्ती के कार्य क्या होता है? पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। पत्तियों द्वारा श्वसन का कार्य किया जाता है। पत्तियों द्वारा वाष्पोत्सर्जन का कार्य किया जाता है। पत्तियां कीड़े या अन्य जीवों के लिए भोजन का कार्य करती हैं। पत्तियों के प्रकार, पत्ती दो प्रकार की होती है, सरल पत्ती, संयुक्त पत्ती, सिंपल लीफ और कॉम्प्लेक्स लीफ। कुछ पौधों की पत्तियां भोजन के रूप में होती हैं, जैसे कि उनके पत्तियों से भोजन बना लेते हैं। कुछ पत्तियां भोजन के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कीटों का भक्षण करती हैं। सरल पत्ती, वह पत्ती जिसका लेमिना का कटान मध्य सिरा तक नहीं पहुंचता, सरल पत्ती कहलाती है। सरल पत्ती में पर्णफलक एक ही पाया जाता है, जैसे आम हो गया, अमरूद हो गया, पीपल हो गया, सरसों हो गया आदि। संयुक्त पत्ती, इस पत्ती की संरचना जटिल होती है। इसमें एक ही फलक नहीं होता, लेमिना का कटान मध्य सिरा तक नहीं होता, जैसे बबूल हो गया, नीम हो गया, नींबू हो गया आदि। तो अब हमारे पास में आपको जो है अगले वीडियो में देंगे अगला मतलब टॉपिक तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए आप सभी का यहीं पर होता है धन्यवाद।